जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। अगर कोई भी संगत अपना सत्संग हम लोगों के साथ साझा करना चाहती है तो वो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकती है, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय गुरु जी। साथ संगत जी, आज का जो सत्संग हम लोग आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं दीपक अंकल का है और हम उन्हीं के शब्दों में आपके साथ ये सत्संग साझा करेंगे। सत्संग शुरू करने से पहले सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के निवेदन है कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और गुरु जी की अपार ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। अगर आपको सत्संग पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। और सभी गुरु परिवार से एक बार फिर से हाथ जोड़ के विनती है कि अपार ब्लेसिंग्स गुरु जी के प्राप्त करने के लिए सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और सत्संग की ब्लेसिंग्स को प्राप्त करें। तो चलिए संगत जी, चलते हैं सत्संग की ओर। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम दीपक है और मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने मुझे अपनी संगत का हिस्सा चुना, अपने चरण कमलों से लगाया। और सबसे ज़्यादा शुक्राना करता हूँ कि मुझे इतना प्यारा गुरु परिवार दिया जिसने हर समय मेरा साथ दिया। और संगत जी, उससे भी ज़्यादा शुक्राना मैं गुरु जी का उन चीज़ों के लिए करता हूँ कि इतनी सारी परेशानी, इतनी सारी समस्याओं से उन्होंने मुझे बाहर निकाला। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी का। संगत जी, सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जब हम जीवन की उन समस्याओं से जूझ रहे होते हैं जिस समय हमारे आसपास कोई नहीं होता है, उस समय हमें यही लगता है कि अब शायद हमारा जीवन में अस्तित्व खत्म हो गया है। हम क्या करने आए हैं धरती पे और क्या हो रहा है, यही सोच के संगत जी मेरी कहानी और मेरा सत्संग यहीं से स्टार्ट होता है। मैं एक बार गुरु जी से फिर अरदास करूँगा कि मुझे हिम्मत बख्शना गुरु जी, कि मैं अपना सत्संग सबके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि ना मेरी इतनी हिम्मत है और ना ही संगत जी मेरी इतनी औकात है कि मैं गुरु जी की बढ़ाई के लिए दो शब्द निकाल सकूं। क्योंकि गुरुजी को जब मैंने पहचाना कि वो इस पूरे ब्रह्मांड के महाशिव हैं, उसके बाद संगत जी मेरे को समझ आया कि हम तुच्छ प्राणियों को भी गुरुजी कैसे गले से लगाते हैं। जैसे संगत जी, गुरुजी से जुड़ने से पहले जो मेरी लाइफ में बहुत उथल पुथल चल रही थी। संगत जी, मेरे 3 बच्चे हैं। आंटी मेरी जो है बच्चों को छोड़ के पहले ही एक्सपायर हो गई थी। तीनों बच्चों को संगत जी मैंने ही पाला, मैंने ही पोसा और मैंने ही बड़ा किया। बड़ा बेटा मेरा नोएडा में रहता है, छोटा बेटा गाजियाबाद रहता है और बेटी की मैंने शादी कर दी है। लेकिन 3 बच्चे होने के बावजूद संगत जी मुझे कोई सुख नहीं, कोई मान नहीं, कोई सम्मान नहीं, कुछ नहीं मिला। जब संगत जी मेरा बेटा बड़े वाला 11 साल का था, तभी मेरी वाइफ ने संगत जी मुझे छोड़ दिया था, भगवान के पास चली गई थी। और उसके बाद घर वालों ने बहुत प्रेशर दिया, मुझे बहुत प्रेशर दिया दूसरी शादी के लिए। लेकिन बच्चों का जीवन खराब ना हो इसलिए मैंने दूसरी शादी नहीं की। जैसे भी पाला, जैसे भी किया, मैंने ही अपने बच्चों को संगत जी पाला पोसा। संगत जी, मेरा फर्नीचर का काम है, दरवाजे, लकड़ियाँ, खिड़कियाँ ये सब बनाता हूँ मैं। और जैसे जैसे संगत जी बच्चे बड़े होते रहे और जब बेटी बड़ी हुई तो बेटी के मैंने हाथ पीले कर दिए, दोनों बेटों की शादी कर दी।
शादी करने के बाद संगत जी बड़े बेटे ने नहीं रखा, छोटे के घर रहा, छोटे ने भी नहीं रखा, बेटे के घर जाके रह नहीं सकता था। आप सभी समझदार हैं। तो जाता कहाँ। संगत जी सोचता था कि बस ये समय मेरा कैसे भी कट जाए, क्योंकि बड़े बेटे के घर जाके रहता था तो संगत जी बहू बेटो दोनों के ताने ज़िंदगी भर सुनने को मिलते थे कि पूरी ज़िंदगी किया क्या है, कमाया क्या है, एक घर तक नहीं खरीद पाए, पूरी ज़िंदगी बच्चों को किराए पे ही निकलवा दिया। छोटे बच्चे के यहाँ जाता था तो उसका भी यही रहता था। मैं थक चुका था, ज़िंदगी से इतना बुरा थक चुका था कि समझ नहीं आता था कि करूँ तो करूँ क्या। क्योंकि समय के साथ संगत जी उम्र भी दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। इतना परेशान था कि संगत जी मन करता था आत्महत्या कर लूं। पत्नी तो पहले ही छोड़ के चली गई है, अब जिंदगी में जीने से रखा ही क्या है, आत्महत्या कर लूं। लेकिन कुछ सोच के रुक जाता था कि शायद ये भी तो गलत ही होगा आत्महत्या करना। भगवान को क्या मुंह दिखाऊंगा कि जिंदगी में संघर्ष नहीं कर पाया, लड़ नहीं पाया, इसलिए रुक जाता था। भटकता रहता था संगत जी। 15 दिन बड़े बेटे के काट लिए, 15 दिन छोटे के काट लिए, रोटी पानी कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। इसके साथ साथ संगत जी मुझे गर्दन में गांठ हो गई जब मैं छोटे बेटे के घर था। वो गांठ संगत जी थोड़ी छोटी थी और मैंने ध्यान नहीं दिया। जब वो गांठ थोड़ी बड़ी होती रही और उसमें दर्द होता रहा, तब मैंने अपने छोटे बेटे को कहा कि मुझे तू डॉक्टर के पास दिखा ला, और ये गांठ को 3-4 महीने हो गए हैं, जब तो इसमें दर्द नहीं था लेकिन अब इसमें दर्द है, तू मुझे एक बार डॉक्टर के पास दिखा ला। तो संगत जी उसने मुझे कहा कि सरकारी हॉस्पिटल बहुत सारे हैं, उनमें जाके दिखा लो, मेरे पास टाइम नहीं है और वैसे भी मैं ड्यूटी से लेट आता हूँ। मैंने चलो संगत जी कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने इस चीज़ को भी इग्नोर करके संगत जी छोड़ दिया। फिर संगत जी बारी आई 15 दिन बड़े बेटे के घर रहने की। बड़े बेटे के घर गया और बड़े बेटे को भी मैंने यही कहा, तो उसने संगत जी मुझे 150 रुपये दे दिए और कहा जाके किसी डॉक्टर को या केमिस्ट को दिखा लो। अब संगत जी केमिस्ट के पास 150 रुपये कहाँ लेके जाऊँ, डॉक्टर की फीस भी नहीं होती 150 रुपये, तो कौन देखेगा। समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ क्या नहीं, क्योंकि गांठ में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था। इस दौरान संगत जी मेरी बेटी जो थी, दोनों भाइयों में से किसी के पास नहीं आती थी क्योंकि कोई बुलाता ही नहीं था। और संगत जी कभी उसको मेरे से बात भी करनी होती थी तो बड़े बेटे के पड़ोस में एक रहती थी और बेटे बहू ही थे, इनके पास फ़ोन करती थी और जब मेरे हालचाल ले लिया करती थी। उसके बाद संगत जी गांठ में बहुत दर्द, बहुत परेशान। फिर जब बेटे का फ़ोन आया, जब मैं बड़े बेटे के घर था, तो उन्हें मुझे चुपचाप से ही बताते थे वो हमेशा, क्योंकि उनको पता था कि अंकल की जान को बहुत कलेश रहती है। तब बड़े बेटे ने संगत जी जब तो वो ड्यूटी जा चुका था, तब बहू घर में थी और वो फ़ोन पे थी। तब वो आंटी मुझे इशारे करती हैं और मैं छत पे जाता हूँ क्योंकि मैं समझ जाता था कि फ़ोन आया है, और जब मैं छत पे जाता तो मुझे फ़ोन दे देती थी बात कराने के लिए। तब मैं अपनी बेटी को बताता हूँ कि बेटा मेरे एक गांठ हो रही है, इसमें दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो कहती है पापा आपने इनसे कहा नहीं। मैंने कहा बेटा मैंने दोनों को कहा, और जो भी बात थी वो समझ गई। फिर मुझे कहती कि पापा एक काम करो, आप मुझे कल मिलो और मैं आपको डॉक्टर के पास लेके चलती हूँ। क्योंकि संगत जी मेरा जमाई भी जो मैंने सोचा था वो नहीं निकला, तो बेटी का भी ससुराल में रहना थोड़ा मुश्किल था। तो वो किसी न किसी बहाने से संगत जी बाहर आई होगी और मैं उसको रास्ते में मिला और संगत जी वो सीधे मुझे डॉक्टर के पास लेके गई।
जब डॉक्टर के पास संगत जी वो लेके गई तो डॉक्टर ने जब चेक किया तो डॉक्टर कहते हैं ये तो मुझे शायद कैंसर की गांठ लग रही है। अब मैं भी बहुत परेशान और मेरी बेटी भी परेशान ये सोच के कि वैसी हालात इतने बुरे हैं और कैसे अब ये सारी चीज़ें होगी, कोई दवाई दारू कराने वाला नहीं है। बहुत परेशान संगत जी। मेरी बेटी रोने लग गई तो मैंने उसको कहा तू चिंता मत कर, जाने का तो समय है ही, अब मेरा बुढ़ापा तो है ही। तो फिर मैं बेटी को दिलासा दिया, हिम्मत दी और डॉक्टर ने एक टेस्ट लिखा, कह रहे मुझे क्लियर नहीं है लेकिन टेस्ट रिपोर्ट में आएगा। बेटी ने मुझे संगत जी पैसे देके गई और रिपोर्ट अगले दिन आनी थी। मैं रिपोर्ट लेके वापस डॉक्टर के पास गया क्योंकि 500 रुपये फ़ीस थी और उसने 500 रुपये फ़ीस में 7 दिन देखा था। जब मैं डॉक्टर को दिखाने गया तो डॉक्टर कहता हाँ ये कैंसर की गांठ है। फिर मैं भगवान से कहता हूँ हे भगवान तुमने कौन सी दुविधा में डाल दिया, अब कैसे करूँगा मैं, क्योंकि या तो एकदम उठा ही लेते या ऐसी परेशानी में छोड़ा। घर में मैंने किसी को नहीं बताई, ना बेटे को ना बहू को, ना उधर, क्योंकि बहुत ज़्यादा कलेश हो जाती। समझ नहीं आ रहा था करूँ तो करूँ क्या, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब मेरी बेटी के जैसे मैंने बताया बराबर में फ़ोन आते थे पड़ोस के यहाँ, तो मेरी बेटी का फ़ोन आया उनके पास कि पापा से बात करा दो। तब मेरी बात होके मैं रोने लगा। वो आंटी वहीं खड़ी थी तो वो आंटी बोलती हैं आज अंकल आप रो कैसे रहे हो फ़ोन पे बात करते करते, जब मैंने फ़ोन काट दिया। तब मैं बताता हूँ कि बेटा ऐसे ऐसे बात है। कहती हूँ ये तो बहुत सीरियस बात है, आपको भैया को बताना चाहिए। मैंने कहा बेटा तुम जानते तो हो ही कि हाँ अंकल मैं समझ सकती हूँ। तो कहती है अंकल आप चिंता मत करो, हमारे गुरुजी हैं, मैं आपके लिए वहाँ से लंगर प्रसाद लाऊंगी, जल प्रसाद लाऊंगी, आप वो खाओ और देखना ये आपकी कैंसर की गांठ खत्म हो जाएगी। मैंने कहा अच्छा बेटा, क्योंकि विश्वास बहुत है भगवान में, आस्था बहुत है। तो मैंने कहा अच्छा बेटा। कहते हाँ कल मेरा विश्वास है और मेरे मौसा जी को भी थी लेकिन गुरुजी ने उनको ठीक कर दिया। ज़्यादा बड़ी बिटिया नहीं है वो, 21-22 साल की है, लेकिन उसका भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करता हूँ संगत जी। उसके बाद उसने मुझे हर सोमवार को गुरुजी का लंगर प्रसाद जल प्रसाद ला के देना और संगत जी वो मुझे छत पे ही खिला देती थी। फिर संगत जी दवाइयाँ मैंने नहीं करवाई क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि बेटी भी कहाँ तक सहारा लगाती, दवाइयाँ भी बहुत महंगी थी और सरकारी अस्पताल में भी संगत जी मैं जाता तो कहाँ जाता। मैंने संगत जी दवाइयाँ नहीं करवाई और संगत जी वो गांठ फैल गई, बहुत ज़्यादा फैल गई। उसके बाद संगत जी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। जब ज़्यादा ख़राब होने लगी तो नंबर था छोटे बेटे के यहाँ जाने का। तो छोटे बेटे के यहाँ जब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लग गई तो छोटा बेटा मुझे सरकारी अस्पताल में ले गया। वहाँ डॉक्टरों ने देखा, रिपोर्ट टेस्ट वगैरह करवाई, क्योंकि मुझे तो पहले से पता था कैंसर है। रिपोर्ट वगैरह करवाई और संगत जी वहाँ डॉक्टरों ने कहा इन्हें तो कैंसर है। उसके बाद संगत जी जब उन्हें छोटे बेटे को बड़े बेटे को पता चला कि मुझे कैंसर है तो उन्होंने अस्पताल में आना छोड़ दिया। मैं अस्पताल सरकारी अस्पताल में पड़ा रहता था। डॉक्टर आते थे पूछते थे कि तुम्हारे घर से कोई नहीं आया। मैं कहता था कि अभी तक तो कोई नहीं आया, क्योंकि सरकारी अस्पताल में ही संगत जी खाना वगैरह मिलता था और मैं वहीं पड़ा रहता था, कोई नहीं देखने आता था। उसके बाद संगत जी डॉक्टर दवाई करते रहे। मैं 15 दिन हॉस्पिटल में रहा, 15 दिन मुझे कोई देखने नहीं आया। उसके बाद संगत जी हालत इतनी ख़राब हो गई कि मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं चलने लायक भी नहीं था कि मैं जाके चला जाऊं या फिर कुछ कर लूं। और बेटी को पता नहीं था मैं कहाँ हूँ, क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था, बातचीत होती तो होती कैसे। वो पड़ोस में फ़ोन करके पूछती थी तो वो बताती थी कि छोटे भैया के घर गए हैं, अभी तक तो आए नहीं हैं।
तो इसलिए उसको यही लगता था कि शायद मैं छोटे के घर हूँ। उसके बाद संगत जी डॉक्टरों ने मुझे छुट्टी कर दी। अब छुट्टी करने के बाद संगत जी मैं सीधे बड़े बेटे के घर गया। तो बड़े बेटे की बहू ने संगत जी दरवाज़ा नहीं खोला, बिल्कुल भी नहीं खोला। मैं बड़ा परेशान, बड़ा रोया। और उसके बाद संगत जी फिर बराबर में पड़ोस में एक जैसे बताया वो थी, पड़ोसी थे। तो उनके यहाँ मैंने चुपचाप गया कि भाई इनके यहाँ कलेश ना हो क्योंकि लड़ पड़ेंगे। तब उन्होंने बताया कि आपकी बेटी का बहुत बार फ़ोन आया था और ऐसे बात थी। तब उन्होंने बेटी से बात कराई। बेटी से संगत जी जब बात हुई तो बेटी को जब सारी चीज़ें पता चली तो बेटी मुझे कहती है कि पापा आप यहाँ आ जाओ। तो मैंने उसको कहा बेटा मैं कैसे यहाँ आ जाऊँ, तू मुझे ये बता, तेरा खुद ही जीवन नरक है, मैं कैसे आ सकता हूँ। तू चिंता मत कर, मैं छोटे वाले के यहाँ चला जाता हूँ। संगत जी मैं छोटे वाले के यहाँ गया और संगत जी शायद दोनों की एक ही बात होगी ना रखने की। और उसने मेरे मुंह पे क्लियर मना कर दिया कि पापा मैं अपने परिवार को इतनी मुश्किल से पाल रहा हूँ, मैं आपको नहीं रख सकता, आप अपना कहीं देख लो, बड़े भैया को कह दो। यहाँ से भी मना हो गई। वहाँ से निकलने के बाद संगत जी मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो संगत जी मैं बस स्टैंड पे बैठा था। बस स्टैंड पे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और मैं बेहोश होके वहाँ बस स्टैंड पे गिर गया। मुझे नहीं पता संगत जी, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, लेकिन जब मेरी आँख खुली तब संगत जी मैं एक संगत परिवार के घर था जो कि गुरुजी की संगत थी। और शायद गुरुजी ने जोड़ तो मुझे जब ही लिया था जब उन्होंने मुझे अपना लंगर प्रसाद कर खिलाया था। जब मेरी आँख खुली तो जो लेकर मुझे आए थे वो कहते कि आप बस स्टैंड पे बेहोश पड़े थे, बहुत आपको जगाने की कोशिश करी, कुछ नहीं पता था, तो हम आपको अपने घर ले आए। हमने कहा कि चलो आप ठीक हो गए तो ले जाएंगे। उसके बाद संगत जी मैंने कहा मैं तबीयत ख़राब थी इसलिए गिर गया था। तो वो कहते हैं अंकल आप लगते तो अच्छे खासे घर के हो, आप ये बताओ कि घर कहाँ है, मैं आपके घर छुड़वा देता हूँ। संगत जी उसके बाद मैं उन्हें सारी कंडीशन बताता हूँ। तो फिर संगत जी वो मेरी बात को सुन के कहते हैं कि अंकल आपको तो पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। मैं कहता हूँ नहीं बेटा, जो जैसा कर्म कर रहा है ना वैसा करने दो। तो उनकी जो वाइफ होती हैं तो वो कहती हैं कि हाँ गुरुजी भी यही कहते हैं, जो जैसा कर रहे करने दो, सारा हिसाब उन्हें यहीं भोग के जाना है। सत्संग ये बहुत बड़ा है संगत जी, बस छोटा छोटा बीच में से मैं सुना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। उसके बाद संगत जी उनके घर वो मुझे कहते हैं कि अंकल आपकी बीमारी भी है, ठीक है, आपकी बीमारी को देख के आप कहाँ जाओगे, क्योंकि बीमारी भी आपकी छोटी नहीं है, थोड़ी बड़ी है। मैंने कहा बेटा हाँ ये तो है। तो वो कहते हैं अंकल हमारा जो है ना गार्ड रूम खाली पड़ा है, तो आप वहाँ रह लो, ठीक है, और आप हमारे ही घर में काम कर लो। आपका काम सिर्फ ये है कि आप जो भी हमारा गार्डन है उसमें पानी वगैरह आपको देना है। और अंकल क्या कहते हैं हमारे यहाँ मंथली सत्संग होता है गुरुजी महाराज का, वो आपको जब भी संगत आएगी उनकी सुविधा के लिए आपको थोड़ा बहुत काम बता दिया करेंगे। बाकी यहाँ साइड में हमारा गुरुजी का हाउस है जो हमने घर में ही बना रखा है, आपको उसमें थोड़ी सी साफ़ सफाई पोंछना वगैरह ध्यान रखना, ये सब करना है कि पंखा एसी वगैरह ऑन है कि नहीं है। गर्मियों का टाइम था। तो संगत जी मैं बड़ा अचंभित होता हूँ कि भगवान ने ऐसा कैसे रास्ता खोल दिया। मैं हाँ भर देता हूँ और वो कहते हैं अंकल चिंता मत करो, आपकी दवाई गोली जो भी है वो हम अपना आप देख लेंगे, ठीक है, और बाकी के आपको हम रहना खाना सब आपका यही है, निश्चिंत हो जाओ, आप भी हमारे पिता के समान ही हो। और संगत जी आज मैं उन्हीं के ही घर में रह रहा हूँ। फिर संगत जी 1 डेढ़ महीने बाद उनके घर सत्संग था और जब मैं संगतों को देखता हूँ उस सत्संग में संगत जी मैं बाहर खड़े होकर जब सुनता हूँ तब मुझे
सत्संग में संगत जी, गुरु जी के अंदर शिव जी के दर्शन हुए। और संगत जी, बस मैं समझ गया कि उस परमात्मा ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। जब उन्होंने मुझे गुरु जी के कल्याण महिमा के बारे में मुझे उस समय पता चला, तब मेरे को एकदम से ध्यान आया कि ये लंगर तो मेरे को वो भी खिलाती थी, निशी जो थी हमारे पड़ोस में। उसके बाद संगत जी, मैं समझ गया कि गुरु जी ने कहाँ से कहाँ मेरा कनेक्शन जोड़ा। संगत जी, उसके बाद गुरु जी ने मुझे अपने चरण कमलों से लगाया और मुझे ऐसा गुरु परिवार, संगत परिवार दिया कि सत्संग में जो भी आता है वो सब मेरी हेल्प करके जाते हैं। कोई मुझे कंबल दे जाता है, कोई मुझे कपड़े दे जाता है, कोई मुझे जूते दे जाता है। और संगत जी, मैं अब भरपेट खाना खाता हूँ और मेरे पास फ़ोन भी है जिससे मैं अपनी बेटी से बात कर सकता हूँ। मैं अपने बेटों के पास नहीं जाता और आज तक संगत जी उन्होंने कभी पूछा भी नहीं कि मैं जिंदा हूँ कि मर गया हूँ। तो इसलिए संगत जी, मैं कहता हूँ कि जब सारी दुनिया साथ छोड़ देती है ना, तब गुरु जी आते हैं आपका हाथ पकड़ने, गुरु परिवार भेजते हैं आपको संभालने के लिए। संगत जी, आज मुझे यहाँ पे रहते रहते करीबन संगत जी 6 साल हो गए हैं और 6 साल में जो प्यार मोहब्बत मुझे परमात्मा ने अपने घर में दिया है ना, वो कहीं नहीं मिला। ये समझ लीजिए संगत जी कि गुरु जी ने मुझे अपना घर दिया है। जहाँ इस समय मैं रह रहा हूँ वो गुरु जी का घर है और गुरु जी के घर में मुझे किसी तरीके की कोई तकलीफ़ नहीं है। धीरे धीरे संगत जी मेरी बीमारी भी ठीक हो रही है और बस मैं गुरु जी से यही अरदास करता हूँ कि गुरु जी, जो गुरु परिवार संगत ने मेरा साथ दिया, मुझे रखा, उसके भंडारे हमेशा बड़े रखें, उसके परिवार को बहुत आगे बढ़ाए और मेरे जैसे दुखियारी बाप को इतनी हिम्मत ताकत दें कि वो अपने बच्चों की धुतकार सह सके। मेरे में सहने की ताकत नहीं थी गुरुजी, इसलिए मैं कमज़ोर था, दुर्लभ था। इसलिए गुरुजी, बस मैं यही आपसे अरदास करूँगा और यही कहूँगा कि मेरे दोनों बेटों को, दोनों बहुओं को थोड़ा सा ज्ञान, थोड़ी सी बुद्धि दो, ताकि उनको ये समझ आ जाए कि हमने अपने जीवन में क्या गलत किया, ताकि कल को आने वाली उनकी औलाद उनके साथ ऐसा ना करे। बस वाणी को विराम दूंगा और संगत जी, कोई भूल चूक हो जाए, कैसी भूल चूक हो जाए, क्षमा कीजिएगा। गुरु जी के सत्संग से, गुरु जी के शब्द, गुरबानी से मुझे बहुत शांति, सुकून मिलती है और संगत जी, बस यही कहूँगा, गुरु जी अपना ही बना के रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।